वेलकम टू ईगल एकेडमी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती सीरीज जो चल रहा है उस सीरीज के तहत आज हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर ख़त्म होने के बाद उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला बात जो आता है वो आता है कि मौर्य काल से पहले कौन सा डायनेस्टी था। तो मौर्य काल का अगर बात करते हैं तो मौर्य काल से पहले नंद वंश था और नंद वंश का अंतिम रूलर था धनानंद। इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मार दिया। धनानंद किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर किस वंश की नींव रखी, तो मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा नंद वंश के पास जो वंश आता है वो मौर्य वंश आता है। इसका विस्तार जो है, अगर मौर्य वंश का विस्तार का अगर बात करते हैं तो पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक और दक्षिण में मैसूर से लेकर मैसूर और उत्तर में हिमालय तक, हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर। और ये मेरा जो है उत्तर पश्चिम में मेरा हिंदू कुश पर्वत जो है, हिंदू कुश पर्वत तक उत्तर पश्चिम में मौर्य वंश का विस्तार है। ये जो है मौर्य वंश का क्या था, विस्तार है। इसका नींव किसने लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, नंद वंश के बाद धनानंद को मारने के बाद। ठीक है, ये है मेरा मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। पूरे रीजन को हम लोग देख सकते हैं, पूरब से लेके पूरा पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब यहाँ तक पूरा ये सब रीजन जो है मौर्य के अंडर में आ रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम यहाँ से घूम जा रहे हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन ये है कि केरल और तमिलनाडु और श्रीलंका, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में जो है मौर्य वंश नहीं रूल करता है। तो क्वेश्चन आता है, मैप दे देगा या फिर ऑप्शन दे देगा और उसने बोलेगा श्रीलंका, केरल, तमिलनाडु या श्रीलंका रहेगा ऑप्शन में कि इसमें कहाँ तक मौर्य का विस्तार नहीं था या इसमें से कौन मौर्य वंश के अंडर में नहीं था। तो ये तीन रीज़न जो हो गया, ये खासकर जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है, जो कि मौर्य के अंडर में नहीं था। और ये आ जाता है, ये हो गया मौर्य कला। मौर्य कला में जो हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे मौर्य कला, ये आता है मेंस के लिए। मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन इस टॉपिक से या फिर अदर आर्ट से रिलेटेड जो भी रहेगा उससे एक क्वेश्चन आ जाता है। बिहार में है, ये है मेरा बराबर पहाड़। इसी को अशोक ने दिया था। किसे दिया था, अशोक दिया था किसको, आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय को ये गुफा जो है, बराबर गुफा जो है, बराबर का पहाड़ जो है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दिया था। तो हम लोग आते हैं, हम बैक टू द टॉपिक, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा विस्तार, मौर्य वंश का विस्तार क्या था।
मेनली जो मौर्य वंश में जो रूलर हैं उनमें जो 3 रूलर इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में हमको पढ़ना है, तो वो है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बीच में अशोक के बाद और भी रूलर आते हैं लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ना है उस सब के बारे में। और एक लास्ट रूलर जो के बारे में जो पढ़ना है, बृहद्रथ, जिसको मारकर, किसने मारा, ये अंतिम शासक है। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक है, और बृहद्रथ को ही मारकर पुष्यमित्र शुंग जो है यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश आता है, शुंग वंश। तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद जो और जो रूलर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछता या फिर उनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम भी नहीं है जिसको कि एग्जाम में पूछा जाए। तो बृहद्रथ अंतिम रूलर, और इसी को मारकर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया गया। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था, बृहद्रथ का मिलिट्री कमांडर ही था। चंद्रगुप्त का जो नाम है, चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड्रोकोटस जो है प्लूटार्क, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस से प्लूटार्क ने, और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस नाम से व्याख्या किया है, इसके बारे में बताया है। और ये दोनों जो है ये क्या हुआ, एक यूनानी लेखक है जिसके द्वारा बताया गया है ये नाम। लेकिन इस नाम के बारे में पता जो लगाया गया चंद्रगुप्त के बारे में, ये पता लगाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स जो है 1793 में नाम जो है का पता करता है। नाम पता करता है मतलब पता लगाता है। विलियम जोन्स एक यूनानी लेखक है, ठीक है। ये बेसिक टॉपिक्स था अभी तक के लिए। अब आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट, वेट फॉर अ मिनट। देखो, सिकंदर जो है, सिकंदर दर का सेनापति, 2 सेनापति था। कौन, थल सेनापति और जल सेनापति। थल सेनापति जो था वो था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति जो था वो था नियारकस। ध्यान से सुनना, नियारकस। अब ये सिकंदर के मृत्यु के बाद ये जो थल सेना अध्यक्ष है सिकंदर का, वो सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है। क्यों आक्रमण करता है, क्योंकि उसको कौन चाहिए था, धनानंद। लेकिन उस टाइम तक धनानंद को हराकर कौन आ चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था, मतलब मौर्य डायनेस्टी यहाँ आ चुका था। तो अब सेल्यूकस निकेटर जब आक्रमण करता है तो उसका सामना किससे होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जब सामना होता है तो इस केस में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। अब हारने के बाद क्या होगा, टेरिटरी नॉर्मल सा चीज़ है, एक दूसरे के एरिया को वो लोग कैप्चर करेगा। तो हारता कौन है, सेल्यूकस निकेटर, और जीत होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, सेल्यूकस निकेटर का
कुछ रीजन कैप्चर मतलब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ रीजन देगा और उस रीजन के साथ साथ जो है अपनी पुत्री हेलेना और कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि ये हारता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है विनर बनता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, हेरात, कंधार और मकरान किसको दिया? ये चारों रीजन दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और साथ में अपनी डॉटर, अपनी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना और कार्नेलिया का पुत्री का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से, हेलेना कार्नेलिया का। और ये रीजन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को देता है और उस के साथ साथ 500 हाथी जो है भेंट देता है चंद्रगुप्त मौर्य भी। अब यहाँ पे एक चीज देखते हो, और इसी टाइम में सेल्यूकस निकेटर जो है अपना एक क्या भेजता है? दूत। दूत कौन है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज इंडिया में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो कुछ लिखा। कौन सा बुक लिखा? बुक लिखा इंडिका। तो क्वेश्चन आता है इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। इंडिका बुक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। समझ में आ गया? सेल्यूकस निकेटर इंडिया पे अटैक करता है। उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ का मगध का सम्राट रहता है। अब सेल्यूकस निकेटर हारता है और चंद्रगुप्त जीतता है, तो पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। साथ में काबुल, हेरात, कंधार और मकरान भी देता है और अपना एक दूत भेजता है मेगास्थनीज, जिसने एक बुक लिखा इंडिका। अब थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था। और जैन धर्म हम लोग को पता है महावीर जैन का है। और जैन धर्म जो है दो पार्ट में टूटता है, भद्रबाहु के नेतृत्व में और स्थूलबाहु के नेतृत्व में। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म बनता है वो होता है दिगंबर, और स्थूलबाहु के अंडर में जो बनता है वो बनता है श्वेतांबर। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर को क्या करता है? वो फॉलो करता है दिगंबर। और भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म मानता था। फिर कर्नाटक चला जाता है। जब जैन धर्म को मानने लगता है कर्नाटक चल जाता है और वहीं पे श्रवण गोलबेला में संलेखना विधि से प्राण त्याग देता है। संलेखना विधि वो विधि होता है जिसमें कब? 298 BC। संलेखना विधि वो होता है जिसमें खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और धीरे 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 वो प्राण त्याग देता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे पूछता है, इसको समझने का एक और तरीका है। C4 चंद्रगुप्त होता है, B4 भद्रबाहु और D4 दिगंबर। चंद्रगुप्त जो है भद्रबाहु के साथ जो है भद्रबाहु दिगंबर का क्या था? लीडर था। उसके साथ कहाँ चला जाता है? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला, और वहाँ पर संलेखना विधि से 298 BC में क्या करता है? वो प्राण त्याग देता है। अब चंद्रगुप्त के बाद का रूलर अगर हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त के बाद हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में मतलब स्टडी कर चुके हैं। अब चंद्रगुप्त के बाद जो आएगा रूलर वो आता है बिंदुसार।
और एक चीज और यहाँ देखना है कि एक अभिलेख है, एक अभिलेख है शाहगौड़, जिसमें मौर्य काल में अकाल आता है, अकाल का वर्णन है। ठीक है, एक भयंकर अकाल आता है, उसी टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां पे चला जाता है। देखो शाहगौर अभिलेख में जो है अकाल का वर्णन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें मौर्य काल में अकाल का वर्णन है, तो वो शाहगौर अभिलेख है। फिर एक है रुद्रदामन का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें जो है चंद्रगुप्त का पश्चिम विस्तार, पश्चिम विस्तार का पता चलता है। किसमें? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण, झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया। फिर इसी आगे पढ़ेंगे अशोक के बारे में। इस झील में जो है सुदर्शन झील में अशोक का भी योगदान था। फिर रुद्रदामन के भी इसको क्या करता है, मरम्मत कराता है। अशोक जो इससे नहरें निकालता है। अकाल जो आता है, पानी का जो किल्लत हो जाता है, पानी की किल्लत को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है, जिससे अशोक के द्वारा नहर निकाला जाता है। फिर रुद्रदामन जो उसको फिर मरम्मत कराता है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पश्चिम विस्तार का पता चलता है। तो ऐसा कोई और भी तो अभिलेख होगा जिसमें पूरब विस्तार का, अगर, क्योंकि पूरब में भी तो विस्तार था, पूरब विस्तार का पता किस में चलता है? चंद्रगुप्त के पूरब विस्तार का अगर पता चलता है तो वो किस में चलेगा? तो महास्थान अभिलेख में। इसमें पता चलता है कि पूरब विस्तार, तो पूरब विस्तार महास्थान में, और पश्चिम विस्तार जो है किसमें? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त में के शासनकाल में सेनापति बोलेंगे या फिर एक चाणक्य, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। चाणक्य कौन? चंद्रगुप्त का चाणक्य, इसको प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, चाणक्य। चाणक्य के नाम के बारे में पूछता है और क्या क्या नाम है, तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, क्या है? चाणक्य का नाम है। और चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखा गया था, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का एक बुक लिखा गया है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किस चीज को दर्शाता है, किससे बिलोंग है? तो राजनीति से, राजनीति मतलब शासन कैसे करना है, रूल कैसे करना है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है वो राज्य करना, रूल करना बताता है। और यही चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है, इसी का कंपैरिजन जो है द प्रिंस की मैकियावेली से किया गया है, जो कि एक यूरोप का विद्वान था। तो यहाँ पर होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, संलेखना विधि से तो प्रांत त्याग दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े पश्चिम विस्तार, पूर्व विस्तार और चाणक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें अर्थशास्त्र जो है इसका क्या क्या है, तुलना किससे किया गया है? द प्रिंस का मैकियावेली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
चाणक्य अर्थशास्त्र को किससे कंपैरिजन किया गया है? द प्रिंस मैकियावेली से कंपैरिजन किया जा चुका है। और इसी अर्थशास्त्र में चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत, मतलब 7 अंग। तो 7 अंग क्या? अंग 7 अंग मतलब क्या है? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में साम्राज्य था, उसका 7 अंग था। कौन कौन सा? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हम लोग को मिलता है। इसमें पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत में 7वां सिद्धांत कौन सा है? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। पूछ देगा चौथा कौन सा है? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। तो इस तरह से हमको सीरियल वाइज जो है इसको याद करना है। सीरियल वाइज इसको याद करना है, टॉप टू बॉटम, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और एक टॉपिक जो आया यहाँ पे आता है कि विशाख नंद का है मुद्रा राक्षस में 9th सेंचुरी में ये नहीं, इस चीज को नहीं जानना है। 9th सेंचुरी मुद्रा राक्षस में जो एक्सप्लेन ये चीज का किया गया है कि धनानंद का अंत हो गया, तो धनानंद का नंद वंश का अंत होता है, तो उदय किसका होता है? तो मौर्य वंश का उदय। तो धनानंद के, विशाखानंद के मुद्रा राक्षस में किस चीज के बारे में पता चलता है? तो ये पता चलता है नंद वंश का अंत और मौर्य वंश का उदय के बारे में हमको पता चलता है मुद्राक्षस से। उसके बाद मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज, एक क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज जो है, एक बुक लिखा है इंडिका। मेगास्थनीज के बुक इंडिका में बुक लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि नो स्लैब सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कोई दास प्रथा नहीं था। तो ये क्वेश्चन आता है कि नो स्लैब सिस्टम, दास प्रथा इंडिया में नहीं था, ये कैसे पता चलता है? किस बुक से पता चलता है? तो मेगास्थनीज के इंडिका से हमें पता चलता है कि नो स्लेव सिस्टम इन इंडिया। और मेगास्थनीज के इंडिका के अकॉर्डिंग जो है भारतीय साम्राज्य जो था, उस टाइम में जो साम्राज्य था 7 वर्ग में था, 7 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, जिसमें फिलोसफर, फार्मर, आर्टिस्ट, मिलिट्री, सोल्जर, स्पाइसेस, इन सब का नाम आता है। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछेगा कि मेगास्थनीज के इंडिका के अकॉर्डिंग समाज जो है कितने वर्ग में विभाजित था? तो 7 वर्ग में जो है समाज उस टाइम में विभाजित था। क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य जो था कहाँ तक था? बिहार, उड़ीसा,
श्रीलंका और डेक्कन, ABCD। इन सब में मौर्य साम्राज्य जो है कहाँ तक विस्तृत था? कौन सा ऐसा जगह है, रीजन है, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य नहीं था? तो अभी बताएं, श्रीलंका में मौर्य साम्राज्य नहीं था। बिहार, उड़ीसा, डेक्कन के अंडर में मेरा गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा का जो है वो रीजन आ जाएगा इसमें। तो और यही श्रीलंका के साथ जो है मेरा तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो था वहाँ पर जो है मौर्य साम्राज्य नहीं था। अब मौर्य साम्राज्य के बाद जो आएगा टैक्स भी मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग पढ़ते हैं पेट। मौर्य साम्राज्य से लगभग रिलेटेड तो लगभग टोटल क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, टैक्स सिस्टम भी इंडिया में उस टाइम में टैक्स का अगर बात करते हैं तो टैक्स जो है 1/4 से लेकर 1/6 तक जो है टैक्स लगता था उत्पादन का। 1/4 से लेकर 1/6 तक जो है उत्पादन का उस पर टैक्स लगता था। ठीक है, अब नेक्स्ट रूलर आते हैं हम लोग बिंदुसार। अभी तक जो भी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो कुछ ही बताए हैं उन सब से क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे उन सब से क्वेश्चन जो है आता रहता है। अब हम आते हैं मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अशोका। बिंदुसार के टाइम में बिंदुसार जो था एक आजीवक्र संप्रदाय का अनुयायी था, संप्रदाय। और इस आजीवक संप्रदाय जो है ये स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है पिंगल वत्साजी, संस्थापक। किसके संस्थापक? आजीवक्र संप्रदाय के संस्थापक। अब यहाँ बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अब यहाँ पर एक चीज, आजीवक संप्रदाय जो है इसको माना कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त जैन। इसके बाद आएगा अशोका। अशोका किसको माना? बौद्ध धर्म। अशोका किस धर्म को फॉलो किया? तो अशोका फॉलो करता है बौद्ध धर्म को। और जब अशोका बौद्ध धर्म को फॉलो करता है तो हम लोग आगे यही पढ़ें कि अशोका गया का बराबर एक पहाड़ है, उस पहाड़ को किस समुदाय को देता है? तो आजीवक संप्रदाय को देता है। समुदाय नहीं, संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को गया का बराबर पहाड़ देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अशोका। अशोका के बारे में यही जानना है। यहाँ पर एक चीज़ है, कुछ निकाय। अशोका जो बौद्ध धर्म को मानता था, तो अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म प्रचार कहाँ करता है? नेपाल में। नेपाल में प्रचार करने के लिए पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को नेपाल भेजता है। क्यों भेजता है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजता है? नेपाल। और नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन कराता है? अशोका। और वहीं पे एक ललित पाटन नगर जो है बसाया गया अशोक के द्वारा नेपाल में। तो नेपाल में ललित पाटन नगर किसने बसाया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अशोका ने। और एक बौद्ध संगति भी है। बौद्ध संगति वो है, कौन सा बौद्ध संगति जो है अशोक के टाइम में हुआ था? तो तृतीय थर्ड बौद्ध संगति जो है वो हुआ था अशोक के टाइम में, अशोक के वक्त। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। कब? 255 BC। ये इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध संगति से क्वेश्चन जो है हमेशा बौद्ध संगति से आता है। उस टाइम में थर्ड बौद्ध संगति जो होता है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। तो थर्ड बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, अशोक के टाइम में 255, और अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्तिस। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। अब इस सब के बाद हम लोग यहाँ से फिर कुछ पढ़ेंगे मेन ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन है कि मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें अब एक टैक्स भी जिस तरह लगता था, टैक्सेस के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले अशोका के एक वॉर होता है, कलिंग वॉर। कलिंग, जहाँ से अशोक जो है प्रसिद्ध होता है। 261 BC में कलिंग वॉर होता है, और कलिंग वॉर के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बुद्ध धर्म को क्या करता है? वो अपना लेता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, यही कलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। कलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हम लोग जब एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रॉक एडिक्ट जैसे, तो उसमें हम लोग को 13 जो है रॉक एडिक्ट में इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अशोका जब गया का बराबर पहाड़ जो देता है, उसमें जो है सुदामा, कर्ण, चोपर, विश्व झोपड़ जो है ये किसको देता है? आजीवक संप्रदाय। क्या देता है? गुफा। किसको देता है? इसमें 4 गुफा है, जिस जो आजीवक संप्रदाय को देता है सुदामा, कर्ण, चोपर और विश्व झोपड़। और
बिहार से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। मौर्य काल में बिहार से रिलेटेड रामपुरवा अभिलेख, फिर लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये जो है बिहार के चंपारण से प्राप्त होता है। और लौरिया नंदनगढ़ जो है ये जो है यहाँ से मोर चित्र प्राप्त हुआ। तो पूछता है कि बिहार से रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरिराज जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो बिहार के चंपारण से। जितना भी हमको एडिक्ट मिला, ये सब ग्रंथ मिला, इन सब के बारे में, अशोक के बारे में, अशोक का नाम, अशोक नाम, अशोक का नाम जो है देव नाम प्रिय, मैक्सिमम जगह देव नाम प्रिय वर्णन है, ठीक है। लेकिन अशोक नाम से कहाँ कहाँ वर्णन है, तो ये है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के गुर्जरा में और कर्नाटक के मास्की, नेतूर, नेतूर और उदयगोलाम में जो है अभिलेख में जो है अशोक नाम वर्णित है। ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे देगा कि कहाँ पर अशोक नाम वर्णित है। हर बहुत जगह तो देव नाम प्रिय के नाम से जान रहे हैं, लेकिन अशोक का खुद का अशोका नाम जो वर्णित है वो मध्य प्रदेश से गुर्जरा, मास्की, नेतूर और उदयगोलाम में अभिलेख में यहाँ पे वर्णन है। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ अभिलेख को वहाँ से उठाकर कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। तो और कौन कौन सा बच गया, तो देखो पीलर अभिलेख का अगर बात करते हैं ना, तो उसमें है मेरा, कहाँ गया, बैक में चलते हैं। पीलर अभिलेख का बात करते हो रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और इसी में है निगाली सागर, निगाली सागर, सारनाथ, फिर से टोपरा और मेरठ। एक है टोपरा, मेरठ, सारनाथ, निगाली सागर और यहाँ पर 1 2 3, तो ये टोटल 7 अभिलेख हो गए। ये जो 7 अभिलेख हैं इसमें से 2 अभिलेख, 2 अभिलेख जो कि टोपरा और मेरठ अभिलेख को, टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक जो है कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। ये क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के अभिलेख में किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया, तो टोपरा और मेरठ अभिलेख। अभी जो हम लोग अभिलेख पढ़े हैं, रामपुरवा, लौरिया नंदन, लौरिया अरेराज, निगाली सागर, सारनाथ, टोपरा और मेरठ, उसमें जो है 2 अभिलेख टोपरा और मेरठ को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। और ये जो भी बनता था वो सैंडस्टोन का
बना हुआ था, सेम डायमेंशन होता था, सेम साइज सेम फॉर्म में बनता था, और उसको हम लोग मोनोलिथ भी बोलते थे। मोनोलिथ का एक मतलब होता था कि सिंगल पीस। जो भी अभिलेख है ना, अगर अभिलेख का बात किया जाए तो अभिलेख जो है सिंगल पीस, सिंगल सैंडस्टोन का, सिंगल और सैंडस्टोन का था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा अभिलेख ये पूछ देता है ऑप्शन में। और दूसरा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस किस अभिलेख को, कौन कौन से अभिलेख को जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया, मतलब दिल्ली लेके आ गया। और फर्दर जो क्वेश्चंस है वो लोग जैसे जैसे हम लोग का क्वेश्चन आता जाएगा, उस क्वेश्चन के हम लोग अकॉर्डिंग जो उसको और जो जो उसमें जानने का चीज़ है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। गुप्तचर व्यवस्था भी था, और एक टर्म याद कर लेना है जिसमें हम लोग बोलते हैं टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समहारता। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सीता, कृषि। सीता कृषि से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम इसको बोल देंगे कि सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। कोषाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सन्निधाता। क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे देगा इस तरह, ए बी सी, इस तरह। सीता अध्यक्ष ये, कोषाध्यक्ष इस तरह ऑप्शन रहेगा, उसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। आठवीं जंगल का राजा। और फिर खनन अध्यक्ष कौन हुआ? आर्काध्यक्ष। फिर से आता है लक्ष्माध्यक्ष। इसमें सबसे ज़्यादा अभी तक कुछ पूछता है तो वो सीता अध्यक्ष पूछता है। सीता अध्यक्ष किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। तो लक्ष्मा अध्यक्ष मुद्रा विभाग। एनी प्रॉब्लम? तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? विभाग। हम लोग विभाग के बारे में पढ़े। तो टैक्स कलेक्टर को संभारता, कृषि से रिलेटेड सीताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सन्निधाता, आठवीं जंगल का राजा, खनन आर्काध्यक्ष, और लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग। क्वाइन जो चलता था वो सिल्वर क्वाइन होता था, जहाँ पे 1 पर्न इज इक्वल टू 3/4 तोला होता था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, और बीच बीच में जो भी और कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा वो उस टॉपिक को हम लोग बताते जाएंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किसका किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंद गुप्त। वर्णन है। ठीक है।
और यहीं से, इसी से जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण की हमें जानकारी मिलती है। कि जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुद्रतामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमको पता चलता है। और कुछ अभिलेख के बारे में पढ़ना है, और शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, इन सब के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन जो है आ जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आएगा उस टर्म्स को भी हम लोग डील करते जाएंगे। क्वेश्चन है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? अभी हम लोग पढ़े हैं विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें हम लोग राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डालते हैं। फिर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज कर देगा, उसमें बोला जाएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? क्या कोई आत्मकथा है, या कोई नाटक संबंधी बुक है, या कोई इतिहास से रिलेटेड बुक है, या फिर शासन से संबंधित बुक है? तो उस केस में हम लोग देखेंगे शासन कहाँ है, राजनीति और शासन, शासन से रिलेटेड बुक कहाँ है, तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। आ गया? कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या है? तो कहाँ गया? शासन संबंधी एक बुक है कौटिल्य अर्थशास्त्र। किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में डिमेकस, डिमेकस भारत आता है? तो बिंदुसार के टाइम में। एक चीज और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का जो महल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है बीपीएससी कि पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त का महल है वो कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है? तो कैसे से बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। किस नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते हैं? कुम्हरार कहाँ है? पटना में। पटना क्या हुआ? पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा से। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का प्राचीन स्थान था? हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं? मगध का। मगध, ये क्या मगध का रीजन है? तो मगध का रीजन ये है, तो पाटलिपुत्रा। अभी जो क्वेश्चन बताए थे आ गया। कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक का साम्राज्य यहाँ से ऐसे है ना, पूरा। कौन सा क्षेत्र नहीं है? अफगानिस्तान, ये तो हम देखते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ में हम लोग यहीं तक है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते आते हैं। कलिंग पाठ है, बिहार, बिहारी पाठ है। दूसरा होता है अफगानिस्तान, ये रीजन तो अफगानिस्तान, ये भी पार्ट है। श्रीलंका, क्या श्रीलंका पार्ट है? दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द अशोक साम्राज्य और द मगध साम्राज्य।
भारत का प्रथम औषधि बाग और अस्पताल का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। एक और यहाँ आ सकता है कि अभी हम बता चुके हैं कि अशोक जो निर्माण कराया, तो अशोक के टाइम में एक बौद्ध संगति भी हुआ था। अशोक के टाइम में बौद्ध संगति जो हुआ था, वो बौद्ध संगति कौन सा था? थर्ड बौद्ध संगति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। राजुक कौन था मौर्य शासक में? रज्जुक मौर्य शासक में अधिकारी। आगे क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कमेंट करें इसको। बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अशोक जब अपने धम्म यात्रा पर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन यही कर देते हैं। अशोक जब धम्म यात्रा पर निकलता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक जब निकलता है यात्रा पर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ से होकर जाता है? तो सबसे पहले वो गया जाता है, गया से जाता है कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिल वस्तु, कपिल वस्तु से सारनाथ, फिर सारनाथ से अशोक जाता है श्रावस्ती। ठीक है, जब धम्म यात्रा पे जाता है अशोक। तो अब यहाँ देखना है क्या, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो गया एक नंबर पे, एक ये है ऑप्शन में, ये दोनों है। गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ है? 3 नंबर पे, एक और तीन, एक और तीन, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि है? कौन सा खरोष्ठी लिपि है? तो शहबाजगढ़ी। हम एक नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे जिसमें जितना भी लिपि है उन सब को एक जगह जो है हम सम्मिलित कर देंगे। जो भी अभिलेख है उन सभी अभिलेख को हम एक जगह सम्मिलित कर देंगे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? इसको कमेंट करें, हम बता चुके हैं। अशोक का शिलालेख जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। आईएएस प्री में भी पूछ चुका है, 93 में ही पूछा, लेकिन पूछा है उसके बाद यूपी पीसीएस में, फिर यूपी पीएससी में 2010 में। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है जेम्स प्रिंसेप से रिलेटेड। ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का लिपि कौन सा है? तो ब्राह्मणी लिपि किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभिलेखों में किस शासक का नाम प्रियदर्शी और देव नाम प्रियदर्शी दिया गया? अभी बताएं। देव नाम प्रियदर्शी के नाम से हर जगह वर्णन है। 4 जगह है जहाँ पर अशोक नाम दिया गया है। वो कमेंट करें कि वो 4 जगह कौन कौन सा है जहाँ पर अशोक नाम वर्णित है। तो प्रियदर्शी किसका नाम है? अशोक का। निम्नलिखित में से,
हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? क्या करें? कमेंट। सेम क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको 20A और 20B किए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा? अशोक का नाम वर्णित है, यहाँ भी अशोक नाम वर्णित है, यहाँ भी क्या पूछा? अशोक का नाम उल्लेख है। 15 में यूपी पीसीएस में पूछा है, राजस्थान में पूछा हुआ, ये देखो। तो टोटल क्वेश्चन सेम है। कमेंट करें कहाँ, देखो अलग अलग है, कालसी ये लिखा हुआ है यहाँ अलग, यहाँ पे देखो अलग है, और यहाँ पर अलग है। अब इसको कमेंट करें कि अशोक का नाम कहाँ का उल्लेखित है। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ किससे सम्मिलित है? एक और क्वेश्चन है इससे पहले आता है कि अशोक का नाम जो हम लोग पढ़े, 4 जगह अशोक का नाम पढ़े हम लोग। एक और लिपि है जिस लिपि को हम लोग दाईं से बाईं तरफ लिखते हैं, एक लिपि जिसे हम लोग दाईं से बाईं तरफ लिखते हैं, वो लिपि है, दाईं से बाईं तरफ जो लिपि लिखी जाती है वो लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं ना हुआ? अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है बुद्ध के जन्म के बारे में वर्णन है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम लिखा गया वो कहाँ है? ये अभी हम बताए हुए हैं, जिसमें अशोक का नाम वर्णित है। प्रीवियस क्वेश्चन है, अशोक का नाम वर्णन किया गया है। तो गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश कर्नाटक में तो स्थित है टोटल। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है कहाँ किया गया है? अभी बता चुके हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है शिलालेख 13 में किया गया है, 13th एडिक्ट। किससे पता चलता है? तो 13वां अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है कि अशोक जो है धार्मिक सहिष्णुता था। अभिलेख जितने भी लेख उसको हम एक नए वीडियो में अपलोड कर देंगे। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लिया जाए कि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जो बताता है कि किस अभिलेख में बताया जाता है, तो अभिलेख 12 है, शिलालेख 12 है और अभिलेख 13। देखो अभिलेख 13 और शिलालेख 12। 12 में ये वर्णन है और शिलालेख में क्या है वर्णन? तो शिलालेख में बता दिया गया कि किस तरह कलिंग पे का युद्ध हुआ था। पशु वध पर जो है अशोक जो है क्या किया? रोक लगा दिया था। पारंपरिक अवसर पे पशु का जो बलि लगता था उस पर लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। तो 12 में जो ये किया था, तो इससे ये पता चलता था, 12 में जो किया था इससे ये पता चला कि अशोक जो है सहिष्णुता है, धार्मिक क्या है? सहिष्णु है। और स्तंभ लेख जो है 5 जो है, स्तंभ लेख 5 जो है, इससे पता चलता है कि अशोक जो है पशु बलि पर क्या करता है? पशु बलि पर कब रोक लगाता है? किसी पारंपरिक अवसर पे पशु का जो बलि दिया जाता है
उसके लिए अशोक जो है उसको रोक लगा देता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में खाद्यान्न संकट का पता चलता है। खाद्यान्न संकट का किससे पता चलता है? अभी बताया है, सहगौर अभिलेख से पता चलता है कि क्या किया जाए, अकाल के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये तो फिर बेसिक क्वेश्चन आ गया। मेगास्थनीज भारत कब आया था? किसके शासनकाल में आया था? बेसिक क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। मेगास्थनीज भारतीय साम्राज्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया? कमेंट विथ नेम। नहीं, नेम नहीं, ये कमेंट कर दो, अब बता चुके हैं। एक क्वेश्चन ये और ऐड कर देते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितना श्रेणी था? श्रेणी में विभाजित किया कौटिल्य अर्थशास्त्र में। उस टाइम का जो समाज जो है कितना श्रेणी में विभाजित था उसका नाम क्या करना है? कमेंट कर देना है। ये है मेरा क्वेश्चन। यही बता चुके हैं। किस स्रोत से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं था? मेगास्थनीज के इंडिका, नो स्लेव सिस्टम इन द इंडिया। ये भी शायद हम भाग और बलि के बारे में शायद नहीं बताए हैं। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मेंशन कर दो, भाग और बलि के बारे में नहीं बताए हैं, जो कि एक राजस्व का सोर्स था। लेकिन यहीं पे बताए थे कि कृषि का देखरेख करने के लिए यहाँ पे जो टैक्स आता था उसका देखरेख जो हुआ सीता अध्यक्ष के अंडर में आता था। मतलब कृषि से जो टैक्स आता था उसको कलेक्ट कौन करता था? तो सीता अध्यक्ष। आ गया क्वेश्चन। मुख्य सोर्स क्या है? अधिक किसके द्वारा? मुख्य स्रोत था क्या है? भूमि कर कृषि। किससे द्वारा? सीता अध्यक्ष के द्वारा। सीता किससे रिलेटेड है? लैंड, भूमि। भूमि से क्या मिला? आय मिला। देखो ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए। कमेंट करें। तौल माप का प्रभारी कौन था? पौतवाध्यक्ष। कमेंट। राजस्व इकट्ठा करने का संबंधित किससे था? राजस्व कौन करता था? संहारता। ये बेसिक क्वेश्चन अभी तो बताए हैं। यहाँ पे ये है पौतवाध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता था, अब तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। सबसे पहले ही बताए हैं कि हमको टॉप का हम लोग को 3 रूलर के बारे में पढ़ना था और बॉटम के एक रूलर के बारे में था। अंतिम अंतिम कौन सा था? मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ बताए हैं, जिसको मारकर किस वंश का स्थापना हुआ? शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया।
इस क्वेश्चन का कोई जवाब दे। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या उसका प्रधान सेनापति जो किया पुष्यमित्र शुंग ने किया कि ये सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसका वासुदेव, ये नहीं बताया नेक्स्ट टॉपिक में, वासुदेव ये भी सही है। और आंध्र के कन्नौज राजवंश का अंतिम शासक का पद से वंचित कर दिए गए, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ये बताया नहीं है लेकिन उसके अकॉर्डिंग टॉपिक आया तो इसको हम आगे बता दिए। देखो मौर्य वंश में जो पढ़ना है तो मौर्य वंश में हम लोग को टॉप का सिर्फ 3 लीडर्स के, 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है, रूलर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे एक डिटेल्ड फॉर्म में, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ें, और बिंदुसार के बाद हम लोग जो है अशोका की तरफ एंट्री कर दें। तो अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है। फिर क्वेश्चन आ गया, ये बताए थे कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, प्रथम शासक झील का निर्माण कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन उस झील से बाद में जाके नहर निकाला जाएगा वो अशोक के द्वारा किया गया। फिर उसका मरम्मत करवाया जाएगा तो वो रुद्रदामन के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम शासक जिसने झील का निर्माण कराया जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो यूपी पीएससी में पीसीएस में पूछा जो है। बराबर पहाड़ के बारे में बताए हुए हैं कि यहाँ पर टोटल जो है 4 गुफाएं। ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो समझ कौन एक सही नहीं है, कौन सही नहीं है। 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक का अभिलेख है, सही है। और आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया गया, एकदम सही है। अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय को दिया गया। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये सब अभिलेख जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है। जबकि हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं तो मौर्य काल 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक है। कौन? तो मौर्य काल। तो मौर्य काल जब इतना साल का है तो 6ठी शताब्दी का कैसे हो जा सकता है? इसके जगह पे क्या आ सकता है? 3री शताब्दी लिख सकते हैं, 3री सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व का है। तो क्वेश्चन इस तरह, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो आज तक के लिए हम लोग मौर्य साम्राज्य जो है पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट में फिर एक नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ और उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।